हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चेदी राजवंश। देखिए, चेदी राजवंश मेनली कलिंग, जो कि उड़ीसा का जो क्षेत्र है कलिंग, उस पर स्थित एक राजवंश हुआ करता था हमारे प्राचीन भारत के टाइम पे। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन अशोक के मरने के बाद जब अशोक का डेथ हो गया तो धीरे धीरे जो है मौर्य साम्राज्य क्या हो गए, विघटन की ओर जाने लगे और मौर्य साम्राज्य भारत में क्या होने लगे, कमजोर होने लगे। छोटे छोटे हिस्सों पर क्या हुए, भारत के छोटे छोटे हिस्सों पर क्या हुए, स्थानीय राजवंशों का उदय होने लगा। और इसी कड़ी में जब मौर्य वंश पूरी तरह से कमजोर हो गए तो महामेघवाहन वंश नाम करके एक वंश का उदय हुआ, जिसे हम लोग चेदी वंश या कलिंग वंश के नाम से भी जानते हैं। जब मौर्यों का पतन हो गया तो कलिंग के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, कलिंग उड़ीसा के क्षेत्र में, जिसको जो है अशोक ने जीता था, उस क्षेत्र में महामेघवाहन वंश नाम से जो है एक वंश का उदय हुआ, जिसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं, चेदी राजवंश के नाम से या कलिंग वंश के नाम से भी जानते हैं। मेनली अगर हम लोग बात करें चेदी राजवंश, ये जैन धर्म से संबंधित राजवंश है। जैन धर्म से संबंधित कला, स्थापत्य और सैन्य शक्ति के लिए ही जाना जाता है। इन्हीं के एक शासक थे, इन वंश के जो शासक थे उनका नाम था महामेघवाहन, ठीक है, और उन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम पड़ा महामेघवाहन राजवंश, ठीक है। इसी को चेदी राजवंश बोलते हैं। इस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि इस वंश के बारे में, चेदी राजवंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है हमें चेदी राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये गुफा कहाँ पर स्थित है, ये उदयगिरी यानी उड़ीसा में स्थित है। चलिए, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं कि ये जो है बहुत बड़ा शिलालेख है, ठीक है। पत्थर पर लिखा हुआ, यानी गुफा के अंदर पत्थर पर लिखा हुआ बहुत बड़ा शिलालेख है, जिसमें 17 पंक्तियों में ये लिखा गया है। कुल किस भाषा में है, तो ये प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन थे, किसने लिखवाया था, तो महाराजा खारवेल ने लिखवाया था। आपने ये नाम खारवेल सुना होगा, उन्हीं खारवेल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, इस अभिलेख में राजा खारवेल की जीवन घटनाएं वर्ष दर वर्ष लिखी गई, यानी कि ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें जो चेदी राजवंश के एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था खारवेल, राजा खारवेल के बारे में, उनके जीवन घटनाओं के बारे में हर एक साल यानी साल दर साल लिखा गया है। यानी कि हर एक घटनाओं का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि पूरे पूर्वी भारत की बात करें, पूरे पूर्वी भारत में सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक है कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख। इस वंश की स्थापना किसने की थी, यानी कि जो अभी चेदी राजवंश है उसकी स्थापना किसने की थी, तो चेदी राजवंश की स्थापना किया था महामेघवाहन ने। इसीलिए इस राजवंश को महामेघवाहन राजवंश भी कहा जाता है। चलिए, महामेघवाहन जो है इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। संभवतः वह सामान्य वर्ग से उठकर राजा बना था। बात समझ में आया। ये कोई पहले से कुलीन यानी कि कोई पहले से जो है पहुंचे हुए व्यक्ति, कोई पहले से कोई मंत्री उंत्री नहीं थे, बल्कि ये एक आम से व्यक्ति थे, आम आदमी थे, और जिन्होंने क्या किया था, इतने बड़े साम्राज्य का गठन किया था। कलिंग में चेदी राजवंश का गठन किया। यह अंदाजा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कहीं पर भी किसी भी लेख में जो है इनके कुलीन होने का दावा नहीं किया गया है। कुलीन मतलब जो है संपन्न व्यक्ति होने का दावा नहीं किया गया है। बात समझ में आया ये चीजें। चलिए, अब आते हैं चेदी राजवंश के जो महान राजा थे जिनका नाम है खारवेल। तो खारवेल के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजा है वो कौन थे, वो थे खारवेल। चेदी राजवंश का अगर पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो वे खारवेल थे। और खारवेल जो है जैन धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। जैन धर्म को जो है इन्होंने बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उसने जैन मुनियों के लिए कई गुफाएं बनवाई थी, ठीक है। जैन के जो संत थे, मुनि थे, उनके लिए कई गुफाएं बनवाई। उन गुफाओं में ही भोजन, वस्त्र, ध्यान स्थल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। जैन ग्रंथों में उसे कलिंग चक्रवर्ती कहा गया है, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा। अब देखिए, इन्होंने जैन धर्मों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो जैन धर्म की किताब में जो है इनके बारे में लिखा गया है, खारवेल के बारे में, कि वो क्या है, कलिंग के चक्रवर्ती है, मतलब कलिंग के कर्ता धर्ता है, कलिंग के सार्वभौमिक शासक है, यानी बहुत ही पावरफुल एकमात्र शासक है। इनके काम के बारे में देख लेते हैं, स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं, खारवेल ने क्या क्या काम किया था। तो खारवेल ने कलिंग की पहाड़ियों में जैन स्थापत्य को बढ़ावा देने के लिए कई
नई गुफाएं बनवाई। ठीक ठीक है, बात समझ में आया। वही चीज अभी तो बताए थे ना, इन्होंने क्या किया था, जैन धर्म का संरक्षण देने के लिए, जैन धर्म के मुनियों को संरक्षण देने के लिए कई गुफाओं का निर्माण करवाया था और उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दिए थे। उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रानी गुम्फा सबसे बड़ी गुफा थी, 2 मंजिल संरचना थी। ठीक है, दूसरा है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा जो है खारवेल के प्रसिद्ध शिलालेख यही है, यानी खारवेल के बारे में जो संपूर्ण जानकारी मिलती है इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। अगला देखिएगा गणेश गुम्फा। ठीक है, तो ये गणेश गुम्फा भी खारवेल से ही जुड़ा है। अगला देखिएगा तात गुम्फा, जैन मुनियों के निवास हेतु, यानी कि यहाँ पर जैन मुनि ठहर सकते थे, निवास कर सकते थे, उनके लिए ये बनवाया गया था। ठीक है, चलिए सैन्य विस्तार एवं विजय के बारे में देख लेते हैं कि इनके सैन्य विस्तार क्या क्या है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने अनेक सैन्य अभियान चलाए। सबसे पहला देखिए यहाँ पर जिक्र है सातवाहन शासक पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था, यानी कि दक्षिण भारत के जो राजवंश है सातवाहन राजवंश, तो सातवाहन राजवंश के जो राजा थे सातकर्णी, उनको इन्होंने क्या किया था, खारवेल ने युद्ध में हराया था। और जैसे ही सातवाहन वंश के राजाओं को इन्होंने युद्ध में हराया तो क्या हो गया कि कलिंग का प्रभाव जो है दक्षिण भारत यानी कि दक्कन में भी देखने के लिए मिलने लगा था। चलिए अगला देखेगा कि इन्होंने मगध पर भी आक्रमण किया, जो मगध उस टाइम पटना जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, उस पर भी जो है इन्होंने आक्रमण किया था। खारवेल ने क्या किया, मगध पर हमला किया और पाटलिपुत्र तक पहुंच गया था, लेकिन किन्हीं कारण की वजह से इनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन जहां तक ये पहुंचे वहां तक जो है इन्होंने अपना साम्राज्य और प्रभाव को जो है दिखा दिया। बात समझ में आया। चलिए तीसरा देखेगा जैन प्रतिमा की वापसी। ये बहुत ही फेमस चीज है कि देखिए जैन धर्म के प्रति इनके वफादारी को यहाँ पर दिखाया गया है कि एक टाइम था जब इन लोगों के पास यानी कलिंग के पास जैन तीर्थंकर की एक प्रतिमा थी। जैन तीर्थंकर यानी जैन मुनि की एक पवित्र प्रतिमा थी, जिनको कौन लेके चला गया था, जिनको नंद वंश के राजा महापद्मनंद लेके चला गया था। कहां, मगध। नंद वंश के राजा महापद्मनंद लेकर के इसको चला गया था मगध। तो इन्होंने क्या किया, खारवेल ने क्या किया, जैन प्रतिमा को फिर से नंद वंश की जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा वहां से वापस लाया। बात समझ में आया। तो ये दिखाता है खारवेल को कि खारवेल जैन धर्म के प्रति कितना धार्मिक निष्ठा रखते थे और कितनी ज्यादा सैन्य सामर्थ्य थे। चलिए लोगों के हित में इन्होंने क्या क्या कार्य किया था खारवेल ने, वो देख लेते हैं। तो खारवेल ने अपने राज्य की जनता के लिए कई कल्याणकारी कार्य करवाए, जैसे कुम्हार नदी नहर की मरम्मत करवाई, लंबे समय से खराब पड़े सिंचाई तंत्र को ठीक किया, वर्षा जल को संग्रहित करने और कृषि सुधार पर इन्होंने क्या किया, जोर दिया। वर्षा जल को मतलब कि एकत्र करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाया और कृषि सुधार पर भी इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। साथ ही आंतरिक व्यापार मार्गों की मरम्मत कराई, यानी अपने राज्य के अंदर में जो व्यापार के मार्ग थे उनको ठीक ठाक कराया। समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों में सुधार करवाया, यानी कलिंग के आसपास जो बंदरगाह थे उनकी भी मरम्मत इन्होंने करवाया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो है कहा जाता है कि इनका असराहनीय योगदान था, क्योंकि खारवेल जो है ये संगीत कहिए, नृत्य कहिए या उत्सव कहिए, उसका बड़ा संरक्षक था, यानी बहुत बड़ा शौकीन था। इसलिए ये क्या करते थे, संगीत और नृत्य यानी कि डांस और फेस्टिवल यानी उत्सव को बढ़ावा देते थे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा गया है कि उसने वर्षों से बंद पड़े मनोरंजन और सांस्कृतिक सभाओं को पुनः प्रारंभ करवाया। कहा जाता है कि मौर्यों के टाइम पे लगभग जो है नृत्य, संगीत और उत्सव वो बंद हो चुके थे, तो उनको जो है कलिंग में स्टार्ट किसने करवाया, तो स्टार्ट करवाने का काम किया खारवेल ने। ठीक है, कलिंग में कारीगरों, मूर्तिकारों और व्यापारियों को संरक्षण दिया, यानी कि जो कारीगर थे, जो मूर्तिकार थे, मूर्ति वगैरह बनाते थे, जो व्यापारी थे, उनको भी इन्होंने संरक्षण देने का काम किया, यानी कि उनके प्रोटेक्ट करने का काम किया। खारवेल के बाद क्या हुआ, खारवेल के बाद इस वंश में कुछ और राजा आए, उनके नाम के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, उनके बारे में जानकारी भी बहुत कम मिलती है किताबों में। समय के साथ वंश क्या हो गया, कमजोर होता चला गया और प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास क्या हो गया, ये सातवाहन वंश ने जो है इनको पूरी तरह से कब्जा कर लिया। सातवाहन वंश ने क्या किया, इनको पूरी तरह से कब्जा कर लिया और धीरे धीरे जो है अंततः चेदी वंश बोलिए या महामेघवाहन वंश बोलिए, इसका जो है इतिहास क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि ये वंश क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया और इसकी जगह जो है नए राजवंशों ने ले ली। यानी कहने का मतलब है चेदी राजवंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ओवरऑल हमने देखा चेदी राजवंश में हमने 2 राजाओं के बारे में पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कि जो इसके संस्थापक थे महामेघवाहन,
ठीक है, तो महामेघवाहन के बारे में हमने पढ़ा, यहां पर आपने देखा। दूसरा हमने देखा सबसे जो महान राजा खारवेल के बारे में भी हमने पढ़ा। बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।